हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में जान रहे हैं। तो इसमें हमारा ये 7th वीडियो है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड समझ में आ गई है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम देखने वाले फोर्जिंग ऑपरेशंस। फोर्जिंग ऑपरेशंस यानी कि क्या होता है उसका, या फिर इसको फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बहुत डीप में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। कुछ स्लाइड में मैंने वैल्यू जो पॉइंट्स कम डाले हैं, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस यहाँ पर कर दूँगा। तो आपको जाके उसको बुक्स में आपके देखना है, टेक्स्ट बुक की अगर कोई रेफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जो एक क्लासरूम का वर्क है, तो अगर आपके क्लास मिस भी हो जाते तो आप यहाँ पर कम्प्लीटली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल, या फिर इंजीनियरिंग के किसी भी चीज़ों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए लिहाज से सभी चीज़ों के हिसाब से ये हेल्पफुल रहता है। तो चलिए फॉर्जिंग ऑपरेशंस यानी कि क्या हम सीखेंगे। तो जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं कि एक जब मेटल को हीट करके, जब हीट उसको हथौड़े से जब मारते हो तो कुछ डिज़ाइन शेप देने के लिए उसको हम फोर्जिंग ऑपरेशन कहते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन, मैनुअल है या फिर जो मशीन के थ्रू हम करते हैं, पावर प्रेस के थ्रू। सो द डिफरेंट आर प्रोसेस आर देयर। सो अकॉर्डिंग टू विच जो बेसिक फोर्जिंग ऑपरेशन है उनको हम यहाँ पर सीखेंगे, या फिर ऑपरेशंस जो है या फिर मैनुअल जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको इमेजेस देख के ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट हमको टेक्निकली उन चीज़ों को समझना है, उनको क्या कहा जाता है करके, ऑपरेशंस को या फिर उन चीज़ों को। तो फोर्जिंग ऑपरेशंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ऐसे दो टाइप्स भी हो सकते हैं, या फिर उनको क्लासीफाई जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। हैंड फोर्जिंग, जो मैंने कहा कि जहाँ पर हैंड से आपका फोर्जिंग वर्क किया जाता है। सो दिस कैन बी हैंड फोर्जिंग और एल्स पावर फोर्जिंग। जब मशीन से करते हो तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आपको दिखेगा नीचे हैंड फोर्जिंग एंड पावर फोर्जिंग, या फिर मैं जूम कर दूंगा तो आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर देखिए हैंड फोर्जिंग एंड पावर फोर्जिंग। पावर फोर्जिंग में जहाँ पर आप मशीन से करते हो, और हैंड फोर्जिंग में आप मैन्युअली आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके करते हो। तो हैंड फोर्जिंग में जब फोर्जिंग जब करते हो तो इधर आप उसको हीट करके भी सॉरी इधर आप उसको हीट करके भी आप फोर्जिंग ऑपरेशंस करते हो, या फिर उनको आप विदाउट हीटिंग भी करते हो। तो अगर आपने कभी कहीं पर देखा है तो हीट करके, तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए कि आपने किस तरह का फोर्जिंग ऑपरेशन देखा है करके कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने किस तरह का देखा है करके। तो हॉट वर्किंग या फिर कोल्ड वर्किंग, जब हीट करके करते हो तो उसको हॉट वर्किंग कहा जाता है, और जब विदाउट हीटिंग उसको किया जाता है, कुछ शेप्स वगैरह दिया जाता है, तो दैट इज़ कोल्ड वर्किंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी? तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे कि एक सिंपल डिफरेंस जो रहता है वो, जैसे कि हॉट वर्किंग में हीट किया जाता है, कोल्ड वर्किंग में विदाउट हीटिंग। तो एट व्हाट टेम्परेचर वी आर हीटिंग, किस टेम्परेचर तक हम हीट करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जैसे heated to the, we are heating that one to the recrystallization temperature at which new grains are formed, called as a hot working। जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक उसको हीट करके आप प्रोसेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग, यानी कि गर्म एकदम लाल। अगर सिंपल अगर आप मुझे पूछोगे तो एट कौन से टेम्परेचर तक आप उसको हीट कर रहे हो करके, तो आप उसको एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जैसे कि आप जहाँ पर
उसको एकदम गर्म लाल आपको दिखता है, तो वहां तक आप उसको हीट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग। और कोल्ड वर्किंग में तो आप जैसे कि बिलो दी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक आप बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग। सो इट कैन बी at the room temperature also, okay, in the cold working it can be at the room temperature also। तो अभी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग कुछ एडवांटेजेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं करके। थोड़ा सा खांसी आ रहा है तो पानी पी लो मैं। ओके, तो यहाँ पर अभी जो हॉट वर्किंग है तो उसकी वजह से जो एडवांटेजेस है वो रिफाइन ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर कैन बी अचीव। तो ग्रेन स्ट्रक्चर हम अचीव कर सकते हैं। पोरोसिटी वगैरह जो रहता है, गैप्स वगैरह, छोटा गैप्स वगैरह रहता है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर इन दी हॉट वर्किंग। और यूनिफॉर्म शेप जो है वो भी बन सकता है। और अगर वैसे देखा जाए तो कोल्ड वर्किंग में जो सरफेस फिनिश रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। Okay, then if you look at the hot working, ओके, जो कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, स्केल फ्री होता है जिस कोल्ड वर्किंग में, और इंक्रीज द स्ट्रेंथ, जिस कोल्ड वर्किंग में उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर द स्टील इज रेज्ड आल्सो। सो ये कुछ फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग आर देयर। यूजुअली अगर पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोल्ड वर्किंग में और हॉट वर्किंग में दोनों में भी आप फोर्जिंग ऑपरेशंस कर सकते हो, अलग अलग फोर्जिंग ऑपरेशंस हैं, और रोलिंग कर सकते हो। कोल्ड वर्किंग में कोल्ड रोलिंग किया जाता है, फोर्जिंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, एम्बॉसिंग किया जाता है, और उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, एक्सट्रूजन किया जाता है, स्क्वीजिंग किया जाता है। तो ये सभी ऑपरेशंस जो है हम कोल्ड वर्किंग में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इन दी हॉट वर्किंग आप इन द हॉट वर्किंग आप हॉट रोलिंग जो है उसको भी आप कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हॉट रोलिंग या फिर बाकी के जो ऑपरेशंस है हॉट वर्किंग में वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि एक्सट्रूजन, ड्राइंग, स्पिनिंग। अभी ये जो देखते हैं आप पाइप वगैरह जो बनाया जाता है ना, एक्सट्रूजन से बनाया जाता है, या फिर रॉड जो बनाया जाता है वो एक्सट्रूजन से बनाया जाता है हीट करके। अभी एक छोटा सा आपके गिटार का स्ट्रिंग वगैरह होता है ना, उसको ड्राइंग प्रोसेस से किया जाता है, यानी कि एक बड़ा सा रॉड रहता है उसको हीट करके खींच के छोटे से वायर में कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग प्रोसेस। तो उसको हीट करके करना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो है जो टूल्स, हैंड ऑपरेशंस जो किया जाता है, हैंड फोर्जिंग, उसमें जो टूल्स इस्तेमाल किया जाता है वो टूल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इनको हम स्लेज बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्लेज। सो ये डबल फेस स्लेज है, और एक साइड ये अभी स्ट्रेट पिन स्लेज है, तो एक साइड पिन है, एक साइड फेस है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए दो स्लेज, इनको क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको।
और जब भी आप एक बोल्ट या फिर एक नेल बनाते हैं या फिर कुछ गर्म चीज़ें को होल्ड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, दोज आर कॉल्ड एज टोंग। इनको क्या कहा जाता है? टोंग कहा जाता है। ओपन माउथ टोंग या फिर चीज़ ये राउंड, यहाँ ये ओपन माउथ टोंग है यूजुअली, ये जो सभी वो ओपन माउथ टोंग है। ऐसे फ्लैट भी हो सकता है टोंग। तो ये टूल्स होल्ड करने के लिए एनविल होता है। एनविल जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो दिखाया नहीं, यहाँ पर एनविल, सो ये दिस इज एनविल, दिस इज स्लेज, और यहाँ पर होल्ड करने के लिए आपके पास टोंग रहता है। अब यहाँ पर इसको होल्ड किया है शायद, ये देखिए ये होल्ड किया नहीं ये जिसमें, सो दिस इज टोंग। क्योंकि अब जो वर्क पीस जो रहता है वो बहुत काफ़ी गर्म होता है, हॉट रहता है, रेड। तो फोर्जिंग ऑपरेशंस कौन से किए जा सकते हैं? अपसेटिंग, ड्राइंग डाउन, स्वैगिंग, एजिंग, बेंडिंग, पंचिंग, कटिंग, वेल्डिंग, फ्लरिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग, ये सभी जो मैंने लिस्ट किया उस सभी ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक दो एग्जांपल दिया है। अपसेटिंग में क्या किया जाता है? एक बिफोर इसको एक स्क्वायर बॉक्स रहता है, तो आप जब इसको गर्म करके डाई से हीट करते हो, प्रेशर डालते हो, तो उसके बाद इसका शेप ऐसे चेंज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज, ऐसे अपने उसको एक टाइप ऑफ दबा दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज अपसेटिंग। ये डाइज है, ऊपर वाला एक और नीचे वाला, जिसके बीच में आप वर्क पीस को रखते हो और आप प्रेस करते हो उसको विद द फोर्स। अभी आपका ये जो सरफेस है ये ऐसा बिफोर ऑपरेशन ऐसा है, आफ्टर ऑपरेशन ऐसे प्लेन बन जाता है। तो इस प्रोसेस को स्वैगिंग ऑपरेशन बोला जाता है। तो इसी तरह आप बेंड भी कर सकते हो या फिर पंचिंग कर सकते हो। ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो उसमें अलग अलग ऑपरेशंस है। आप अगर जाओगे तो आपको सिंपल ये जो नाम्स अभी जो मैंने लिखा है, बेंडिंग ऑपरेशन इन फोर्जिंग, इससे आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो भी आपको उसका पिक्चर मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फोर्जिंग लॉसेस एंड डिफेक्ट्स जो है वो है। तो टोंग लॉस, स्केल लॉस, फ्लैश लॉस, शेयर लॉस, स्प्रू लॉस, ऐसे करके मटेरियल कुछ लॉस हो सकता है। यानी कि अब जब फोर्जिंग ऑपरेशन करते हो तो कुछ पार्ट आप टोंग में होल्ड करते हो, तो उसके वहाँ पर आप ऑपरेशंस कुछ भी नहीं करते। तो एक बार उसको शेप देने के बाद उस मटेरियल को आप कट करके निकालते हो जो टोंग में होल्ड किया था। सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोंग लॉस। स्केल लॉस यानी कि जब कुछ आप मटेरियल को पहले हीट करते हो, फोर्जिंग ऑपरेशन में आप मटेरियल को हीट करने की वजह से कुछ मटेरियल जब हीट कर रहे हो तभी ऊपर का जो सरफेस है वो बिकॉज ऑफ दिस दैट प्रोसेस केमिकल हीटिंग की वजह से निकल के चला जाता है, तो ऑक्सीडाइज होके, तो दैट इज कॉल्ड एज स्केल लॉस। एंड फ्लैश लॉस में जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो, करने के बाद कुछ ऊपर का मटेरियल जो है वो निकलता है। तो मटेरियल जो ऊपर का निकलता है कुछ पपड़ी की तरह निकलता है, तो वो जो मटेरियल निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश। एंड शेयर लॉस, जब आप मटेरियल को कट कर रहे हो तो कट करने के बाद जो मटेरियल यानी कि एक बार होता है, एक फुल बार होता है, तो आपको जितना मटेरियल चाहिए उतना आप कट करके लेते हो। तो बीच में जब आप मटेरियल को कट करते हो तो कट करने की वजह से जो एज में थोड़ा मटेरियल जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर लॉस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम, जो बार को आपको बनाना है कौन सा, सर्कुलर रॉड टू स्क्वायर बार आपको कन्वर्ट करना है। सर्कुलर आपके पास कन्वर्जन ऑफ सर्कुलर रॉड, एक राउंड रॉड है तो उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, स्क्वायर रॉड में। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो उसका लेंथ कितना बनेगा, स्क्वायर है तो उसको राउंड जब आप करते हो तो, या फिर उसको राउंड से स्क्वायर करते हो तो कितना उसका बन जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी
मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अभी आपके पास जो है वो स्क्वायर बार है, तो उसको राउंड करने का है। तो देखिए यहाँ पर 40x60 का जो है वो रॉड है और उसका डायमीटर जो है 40 है। हाँ, एक साइड जो है 40 है, स्क्वायर है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, कोई भी चीज़ जब आप फोर्जिंग ऑपरेशन करते हो नहीं, तो मेटल जो रहता है उसका वेट जो रहता है वो आप कन्वर्ट करने के बाद भी दोनों का भी मास जो रहता है वो सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप पहला जो है उसका मास ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो इतना रहेगा। ओके, तो A इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 16, दैट इज 6 सेंटीमीटर। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिए, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है। तो डेंसिटी कितना है, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी उसका। तो अभी इस प्रिज्म का आप कैसे निकालते हो वॉल्यूम, तो सॉरी मास, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जैसे कि आपको पहले भी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है कास्टिंग में, आप मास निकालने का तो कभी भी दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एरिया इनटू लेंथ। अभी ये स्क्वायर वन है तो एरिया इनटू लेंथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया क्या है 40 इंटू 40 और लेंथ कितना है 60। तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अलॉन्ग विद द डेंसिटी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका मास मिलेगा स्क्वायर वन का। देन नेक्स्ट आपका मास ऑफ द रॉ मटेरियल MS रॉड, जो राउंड बार है उसका मास। तो राउंड है तो उसके लिए आपको एरिया किससे फाइंड करना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सेम, बट राउंड है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए π/4 इंटू डी स्क्वायर जो इस्तेमाल किया है। सो दिस इज ऑफ द स्क्वायर बार जो आया है और दिस इज ऑफ द राउंड बार। ओके, तो आप अभी यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमको L फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास L नहीं है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास कितना डायमीटर का रॉड है करके, तो और उसका डेंसिटी तो दोनों का सेम है, तो वही सेम डेंसिटी 7.85 आप यहाँ पर भी डाल दो और कैलकुलेशन करो। जो L आपको फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना है। तो L जब आप फाइंड करते हो तो टोटल लेंथ उतना अमाउंट ऑफ राउंड बार का लेंथ आपको कट करके लेना है, तब जाके आपका क्या बनेगा 60 लेंथ का और ऊपर 40/40 वाला स्क्वायर आप बना सकते हो। यू कैन मेक द स्क्वायर बार ऑफ 40/40। सो दिस इज द कैलकुलेशन। और उसमें 10% एक्स्ट्रा लेना है उस लेंथ में फोर्जिंग अलाउंस करके, ताकि आप उसमें लॉस अगर जो कुछ भी होता है तो उसको निकालने के लिए। सो 10% लेंथ में एक्स्ट्रा लेने का। सो दिस इज हाउ आप किसी भी एक राउंड बार का कितना लेना चाहिए आपको एक स्क्वायर बार बनाने के लिए। अभी यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो आपको 60 बाय जो है वो 60/40 वाला बनाना है स्क्वायर, 40/40 और 60 लेंथ का बनाना है। तो उसको रॉ मटेरियल कितना लेना है आपको, सो दिस मच लेंथ का राउंड बार। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज कंसिडर यहाँ पर कंसिडर किया, D इज इक्वल 16। सो 16 जब डाल के आप कैलकुलेट करोगे तो उसके हिसाब से L कितना लेना चाहिए हमको, रॉ मटेरियल कितना लेना चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर। सो दिस इज द कैलकुलेशन। सो दिस इज अबाउट दी फोर्जिंग ऑपरेशन। सो ऐसे यहाँ पर भी लॉसेस, फोर्जिंग ऑपरेशंस, टूल्स, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, ये सभी चीज़ें आप जो है आपको याद रखना है। आपको पूछा भी जा सकता है। तो एक ही वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है सभी चीज़ों को। अगर इसके प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो वो भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले वीडियोज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।